बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। मुसीबत देखकर घबराना नहीं, थोड़ा पाकर इतराना नहीं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सतत आमदनी के लिए किसान नर्सरी को दे बढ़ावा। 5 और 10 गाय की मिनी डेयरी के लिए आवेदन आमंत्रित। गुंदली की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए बिरसा गुंदली 1। अब समाचार विस्तार से। कृषि से टिकाऊ और सतत आमदनी के लिए किसानों को फार्म खेती और नर्सरी के प्रयोग को बढ़ावा देना होगा। प्रगतिशील किसान अनाज के साथ बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। किसान भाई जमीन से अधिकतम आमदनी और कम पानी की चुनौती से बचने के लिए नर्सरी बेहतर विकल्प है। सब्जी फल उगाने बागवानी के लिए बीज नर्सरी की झारखंड में बहुत मांग है। इससे बेमौसम खेती को बढ़ावा मिलता है और किसान अपने उत्पादन को ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 5 और 10 गाय की मिनी डेयरी के लिए इच्छुक ग्रामीण कृषकों और पशुपालकों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन संबंधित पंचायत के ग्राम सभा की अनुशंसा के साथ जिला गव्य विकास पदाधिकारी खूंटी के कार्यालय में 15 मई तक जमा कर दें। किसान भाई, यदि आप गर्मा मक्का की खेती करना चाहते हैं तो खेत के आसपास पानी की व्यवस्था को देख ले, क्योंकि गर्मा मक्का की खेती में अधिकाधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी सुनिश्चित कर ही मक्का के खेत का चयन करें। मक्का जो है गर्मा में लगाएंगे तो हमें लगभग 8 से 10 दिन पर सिंचाई देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पानी का बहुत आवश्यकता पड़ता है। इसलिए पानी का सुनिश्चित कर लें, तभी उस जगह पर मक्का का खेत का चुनाव करेंगे। गुंदली की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में गुंदली 1 लगाएं। गुंदली की खेती के लिए 2 से 3 बार खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दे। गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह खेत में मिला दे। गुंदली ऊंची टाड़ जमीन की फसल है, इसलिए खेत में पानी नहीं रहना चाहिए। किसान भाई डिबलिंग विधि से बीजों को बोने के लिए रोटरी डिबलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में कीटों के रोकथाम के बारे में। जो किसान भाई टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं, वे विभिन्न कीटों के हमले को रोकने के लिए टमाटर के खेत में पक्षियों को बैठने के लिए जगह बनाएं। पक्षी कीट पतंगों को खाते हैं, जिससे फसल सुरक्षित रहता है। इसके लिए प्रति 10 एकड़ खेत पर एक पक्षी आश्रय जरूर बनाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। जी हाँ, जानकारी का पिटारा तो खुल चुका है। आज की पहली जानकारी है लाह से संबंधित। जी हाँ, लाह संवर्धन एवं विपणन व्यवस्था हम कैसे करें, इस विषय पर
हम जानकारी दिलवाने जा रहे हैं आपको, तो ध्यान से सुनिए। भारत का सबसे बड़ा लाह उत्पादक राज्य झारखंड है। झारखंड के दक्षिणी आदिवासी बहुल इलाकों में सबसे अधिक लाह का उत्पादन होता है। जितना महत्वपूर्ण है लाह का उत्पादन, उतना ही महत्वपूर्ण है लाह से होने वाली कमाई और उसकी विपणन व्यवस्था। लाह का उचित मूल्य नहीं मिलने से अगले वर्ष किसानों में लाह उत्पादन के प्रति रुचि घट जाती है। उत्पादन के बाद में जो विपणन की व्यवस्था अच्छे तरीके से होती है तो किसानों को उससे काफ़ी अच्छा आय भी होता है। अगर कीमत उसको अच्छे से मिलती है मार्केट में तो उससे उसको आमदनी तो होती ही है, साथ में किसानों को अगर आमदनी ज़्यादा होती है तो लाख की खेती करने के प्रति उनका रुझान और रुचि भी बढ़ती है। और हमने ये भी देखा है कि जब इस उत्पाद की कीमत बाज़ार में काफ़ी कम चली गई थी एक बार, तो ऐसी स्थिति में किसानों की इसमें एक रुचि भी घट जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उत्पादन के बाद में विपणन की सही तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। अपना उत्पाद जो है अच्छी कीमत पे सही समय पे बिकना जरूरी होता है, इसलिए इसका बहुत बहुत महत्व है। झारखंड में लाह के 2 प्रकार हैं, कुसुमी और रंगिनी। राज्य के किन जिलों में इन दोनों लाह की खेती होती है, कहाँ इनका बाजार है, किस स्तर का बाजार है और यहाँ किस तरह की विपणन व्यवस्था है, आइए इस बारे में जानते हैं विशेषज्ञ से। अभी की अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो मैं किसानों को सबसे पहले मैं ये इसके बारे में बताना चाहूँगा कि किसान का जब उत्पादन कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास जैसे इस तरह का जो तैयार जो लाख होता है उसको हार्वेस्टिंग के बाद में इसकी छिलाई करते हैं। और छिलाई के बाद में इस तरह से जो छिला हुआ जो लाख होता है, जैसे ये कुसमी लाख है और ये रंगीनी लाख है, छिली हुई रंगीनी लाख। तो ये कुसमी लाख कुसुम के पेड़ पे होती है और बेर के पेड़ पे होती है, और रंगीनी पलास और बेर दोनों पेड़ों पे ये होती है। तो जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो हमारे किसान जो लाख उत्पादक है दूर दूर गाँवों में जहाँ पर ये अपनी जगह से लाख को इसी छिली हुई अवस्था में ये बाज़ार में लेके आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे ये बाज़ार में आते हैं तो जो बाज़ार की जो व्यवस्था है झारखंड में, उसमें ये है कि हमारा जो पूरे झारखंड प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं। और अगर हम रांची खूंटी के मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे रांची में हम देखते हैं कि जोना, गोंदली पोखर, खूंटी में रनिया है, तपकरा है और इधर बुंडू, तो ये बड़े मार्केट है। गुमला में जैसे पालकोट है। तो इस तरह से ये बड़े मार्केट होते हैं जहाँ पर हमारे पैकर्स होते हैं, जो छोटे व्यापारी लोग होते हैं, इस लाख को वहाँ पर उन लोगों से ख़रीदते हैं। तो ये ख़रीदने की जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। किसान अपनी ज़रूरत की चीज़ें तभी ख़रीद पाता है जब वो लाख को बेच पाता है। तो ये उस मार्केट में लाख को लेके आते हैं, यहाँ पे छोटे व्यापारी इस लाख को उनसे ख़रीदते हैं। तो अभी जैसे वर्तमान में लाख की जो अभी पिछले सप्ताह की जो प्राइस अभी चल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए कि पिछले काफ़ी समय से इसका जो कीमत कम चल रहा था, अभी 200 रुपये ये कुसमी लाख के लिए, छिली हुई कुसमी लाख के लिए 200 रुपये का अभी विपणन चल रहा है। लाह उत्पादक किसान सीधे बड़े व्यापारी यानी थोक खरीदार को लाह बेचें तो उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। इन दोनों के बीच जितने अधिक चरण में छोटे छोटे खरीदार होंगे, किसान का प्रत्यक्ष मुनाफा बढ़ता चला जाएगा। अगर सीधा डाली से ही अगर ये डंडी समेत अगर लाख को बेचते हैं तो उसमें काफ़ी कम कीमत और उनको कम ही फ़ायदा होता है। हाँ, ये है कि अगर ऐसी अवस्था में ज़्यादा फ़ायदा तब मिलता है जब हम इसको बीहन के रूप में बेचते हैं, लेकिन अगर हार्वेस्टिंग के बाद में हमें छिली हुई लाख के रूप में बेचना ही उसमें लाभकारी होता है। किसानों को ऐसे बाजार व्यवस्था के दोष से बचाने के लिए भारत सरकार ने कुसुमी और रंगिनी लाख का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है। किसान इस कीमत पर राज्य सरकार को लाख बेच सकते हैं। ये ऐसी व्यवस्थाएं अभी भारत सरकार की तरफ से भी शुरू की गई हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य करके एक योजना आई है, जिसमें बहुत सारे वनोपज के लिए उन्होंने भारत सरकार की तरफ से ट्राइफेड इसमें नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है।
तो ये डिफरेंट जगह पे हर राज्य में, जैसे झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में जास्को लैम्प करके एक हमारा संस्थान है राज्य सरकार का, राज्य स्तर पर, जो लैंप्स और पैक्स के थ्रू वहाँ पर ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी लाख को खरीदने की व्यवस्था भी शुरू हुई है कुछ जगहों पे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पिछले 3-4 वर्षों में ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं है, तकरीबन 5 टन से भी ज़्यादा लाख को इसमें ख़रीदा गया है और कई जगह पे ख़रीदारी शुरू भी हुई है पैक्स में। तो यहाँ पर जो लाख का जो कीमत है वो अभी 203 रुपये कुस्मी के लिए है, जो कुस्मी लाख के लिए 203 रुपये भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है और रंगीनी के लिए 130 रुपये का मूल्य निर्धारित किया गया है। कच्चे लाह की कीमत कम होती है, जबकि बीहन और प्रसंस्कृत लाह की कीमत अधिक होती है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा राज्य के हर लाह उत्पादक जिलों में लाह प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है। मूल्य संवर्धन के लिए किसान इसका लाभ जरूर लें। इसमें अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलके एक योजना शुरू की थी, जिसमें इसको प्रसंस्करण जो लाख का करने के लिए भारतीय प्राकृतिक राल एवं गौण संस्थान से भी जो तकनीकी है, जो एक लाख प्रसंस्करण इकाई है, तो उसकी अभी कई जगह पे स्थापना हुई है और वहाँ पर छोटे छोटे जो किसानों के स्वयं सहायता समूह है, ग्रुप है और फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनियाँ भी अभी बनी हैं। तो 4-5 कंपनियां इस स्तर पे बनी हैं जहां पर ये सभी ऑर्गेनाइजेशन मिल के एक छोटा यूनिट जिसपे 100 किलोग्राम पर डे, प्रतिदिन 100 किलो का हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो उस तरह की व्यवस्थाएं हो रही है, जिसमें इसमें मूल्य वर्धन में लाख को, जो ये वाला जो लाख हमारा है, इसको वॉशिंग, इसका धुलाई किया जाता है, जिसको बाद में जो हमारे पास जो तैयार जो माल आता है उसको हम लाख दाना या सीड लाख कहते हैं। तो सीड लाख जो है उसका प्राइस, जैसे अब मैं बता रहा था कि इसका अभी 200 रुपये के आसपास मार्केट में चल रहा है, तो वो सीधा जो है आपका 300 रुपये के आसपास उसका कीमत मिलता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसान अपने ग्रुप के थ्रू अगर इसमें जुड़ते हैं तो सीधा जो है इनको काफ़ी मुनाफा हो सकता है और इसमें ये प्रोसेसिंग के द्वारा ये किसान अपने हर ज़िले पे, हर ब्लॉक लेवल पे इस तरह की यूनिट लगा के ये कार्य किया जा सकता है। लाह की खेती करने वाले किसान अपने लाह को ऊंची कीमत पर बेचने के लिए प्रसंस्करण पर ज्यादा ध्यान दें। साथ ही विशेषज्ञ द्वारा बताई गई बातों को अमल में लाएं और लाह की खेती से अधिकाधिक लाभ पाएं। आज की दूसरी जानकारी है तसर रेशम उत्पादन में कीट प्रबंधन के बारे में। तो आइए लेते हैं जानकारी और उठाते हैं लाभ। भारत सदियों से रेशम उत्पादन और रेशमी कपड़े निर्यात करने वाले देश के रूप में विख्यात है। भारत में झारखंड तसर रेशम का 80% उत्पादन करता है। झारखंड के किसान तसर उत्पादन से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन्नत तरीके से तसर कीट पालन करें। इसके लिए मई से लेकर जून-जुलाई तक मौसम के अनुसार हर आवश्यक कार्य करें। इसमें बगीचों की साफ सफाई, हर 15 दिनों पर रोगर दवा का छिड़काव, चाकी गार्डन की तैयारी, चींटी के टीलों को नष्ट करना और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग शामिल है। देश का लगभग 80% प्रोडक्शन झारखंड राज्य से होता है। हम किसान भाइयों से कहेंगे कि जो वैज्ञानिक विधि है तसर खेती की, अगर वो अपनाते हैं तो इनके प्रोडक्शन में इजाफा होगा। जैसे ये वर्तमान में मई का महीना चल रहा है, मई के महीने में जो गतिविधि हमको करनी है कि अगर हमको कोसा का अधिक उत्पादन चाहिए तो हमको पौधों की देखरेख भली प्रकार से करना होगा। तो मई के महीने का सबसे प्रमुख कार्य जो होता है उसमें होता है कि हम अपने जो प्रक्षेत्र है, कीट पालन प्रक्षेत्र है, उसमें हम पौधों के आसपास साफ सफाई का काम करें, जिससे पौधों के अगर आसपास साफ सफाई का काम करते हैं तो क्या होगा कि उससे आने वाले दिनों में पेस्ट प्रेडेटर का अटैक कम होगा और जो हमारे कीट को नुकसान पहुंचाते हैं पेस्ट प्रेडेटर, साथ ही बीमारियों के नाते जो नुकसान होता है उनका कुप्रभाव कम होगा। दूसरा एक विषय आता है कि अब हम इस समय पे हमको कौन कौन सी गतिविधि मुख्यतया करनी चाहिए। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में प्रूनिंग का कार्य ऑलरेडी किया जा चुका है। तो इसमें पौधों की गुणवत्ता को प्रभावित करने के लिए एक प्रमुख रोग है जो कि गाल रोग है। तो गाल रोग के नाते लगभग 15 से 20% पत्तियां खराब हो जाती हैं और हमारे प्रोडक्शन पे प्रतिकूल असर पड़ता है।
तो इन पत्तियों को गुणवत्ता सही रहे, इसलिए हमको क्या करना है कि 15 दिन के अंतराल पे हमको रोगर का छिड़काव पत्तों पे करना है। रोगर के छिड़काव से क्या होगा कि गाल कीट के प्रकोप से हम अपने पौधों को बचा सकेंगे, क्योंकि अभी कोमल पत्तियां जो आ रही हैं, इन कोमल पत्तियों में अगर रोगर हम छिड़क देते हैं तो गाल कीट का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारी पत्तियां बहुत अच्छी होंगी और उन अच्छी पत्तियों को खा करके हमारा कोसा का उत्पादन बहुत अच्छा हो सके। दूसरा एक वैज्ञानिक विधि है कि हम अगर पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो उसमें 2 तरह की तकनीक मुख्यतः हमको अपनाना चाहिए। जैसे पहले से दूसरी तीसरी अवस्था तक के कीट पालन के लिए चाकी गार्डन हम लोग करते हैं, जिसमें हम पौधों को 3 फीट की ऊंचाई से काटते हैं और वो कटे हुए पे जो कीट पालन करते हैं, छोटे कीट पालन करते हैं, छोटे कीट पालन करते हैं, जो कि जून के अंत में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ होता है। बाद में हम क्या करते हैं, चाकी गार्डन से उन कीटों को जब वो तृतीय अवस्था में आ जाते हैं तो तृतीय चतुर्थ पंचम अवस्था के कीट पालन के लिए हम उनको बड़े पौधों पे स्थानांतरित कर देते हैं। तसर कीट पेड़ पर पलते हैं और उसकी पत्तियां खाकर जीवित रहते हैं, तो स्पष्ट है उन वृक्षों का गुणवत्ता युक्त होना जरूरी है। पौधों का आधार मिट्टी है, इसलिए पौधों की गुणवत्ता के लिए मिट्टी की गुणवत्ता जरूरी है। किसान भाई, मिट्टी की गुणवत्ता जांचने के लिए मिट्टी की जांच कराएं। सॉइल हेल्थ कार्ड किसान को इशू करते हैं। सामान्य तौर पे क्या होता है कि हम बिना मिट्टी की जांच कराए हम यह सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि हमारी मिट्टी में, हमारे जो कीट पालन प्रक्षेत्र की जो मिट्टी है उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं कि हमारे संस्थान में जो सॉइल साइंस लेबोरेटरी है उसमें मिट्टी की गुणवत्ता की जांच बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट की जाती है। तो किसान भाइयों, आपके प्रक्षेत्र में आप अपने जो आपका कीट पालन प्रक्षेत्र है वहाँ पे लगभग 1 हेक्टेयर का प्लाट है, तो उसमें 4-5 जगह से मिट्टियाँ कलेक्ट करके, 4-5 प्लेसेस से मिट्टी कलेक्ट करके और उस मिट्टी को आप हमारे संस्थान में भेज सकते हैं और हम उस मिट्टी की गुणवत्ता जांच करके आपको बताएंगे कि किन पोषक तत्वों की कमी आपके कीट पालन प्रक्षेत्र में है। अगर उन पोषक तत्वों की कमी को आप पूरा कर देते हैं तो आपके पौधों की पत्तियाँ बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की होंगी। दूसरा किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड राज्य ऑर्गेनिक सिल्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो झारखंड राज्य में जो ऑर्गेनिक सिल्क का उत्पादन हो रहा है उसमें हमको क्या करना है कि इस मई के महीने में सन हेम्प एंड ढैंचा हरी खाद की खेती करना है। प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 35 से 40 केजी सन हेम्प ढैंचा का खेत हम इकोनॉमिक प्लांटेशन में कर देते हैं। तो हमको क्या होगा कि जून जुलाई के महीने के पहले, जून जुलाई तक एक अच्छी खाद हो जाएगी और उसमें सन हेम्प ढैंचा में फूल आने से पहले उसकी मल्चिंग कर देते हैं, तो यह हरी खाद पौधों की पत्तियों को काफ़ी अच्छा बढ़ाएगा और उनके टोटल प्रोडक्शन में 15 से 20% इजाफा होगा। साथ ही हमारे सॉइल में, जैसे आप जानते हैं, पूरे झारखंड के अधिकांश भागों की सॉइल जो है एसिडिक है और एसिडिक सॉइल होने पे क्या होता है कि अगर सॉइल में एसिडिक सॉइल में क्या होगा कि अगर हमारे यहाँ न्यूट्रिएंट मौजूद भी हैं फिर भी अगर सॉइल का पीएच एसिडिक है तो ले नहीं पाते हैं। तो हमारी खाद के उपयोग से, चूना के उपयोग से हम उसके पीएच को बैलेंस कर सकते हैं। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि तसर के कीट पालन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच होता है 6 से 6.5। अगर 6 से 6.5 तक का पीएच है तो हमको तसर कोसे का उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा और किसान भाइयों को लाभ होगा। बीज अच्छा होगा तभी फसल अच्छी होगी। तसर बीज यानी कीट लेने से पहले उसकी जांच परख करें। इसके लिए किन बातों पर ध्यान दें, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसा आप जानते हैं, कीट पालन मुख्यतः 3 बिंदुओं पर निर्भर करता है। पहला है कि आपका बीज कैसा है। तो सबसे पहला ध्यान देना है किसान भाइयों की कि जो आप बीज ला रहे हैं, जहाँ से तसर का डीएफएल ला रहे हैं, वो अच्छी गुणवत्ता का हो और यह सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी में या चावल के दाने की भांति स्पोर दिखाई पड़ता है, पेब्रिन का स्पोर, जिसके बीमारी के कारण लगभग 25 से 30% किसान भाइयों को नुकसान होता है। तो पहला है कि सूक्ष्मदर्शी से जाँच करके ही ये बीज लें। सूक्ष्मदर्शी से जाँच करके अगर बीज लेते हैं तो उनको अच्छी गुणवत्ता का सीड मिलेगा। दूसरा होता है कि अगर सीड उनको अच्छी गुणवत्ता का प्राप्त हो गया तो उसका उस्मायन,
उस्पायन मीन्स इंक्यूबेशन हम अच्छे तापमान पे करें। इसके लिए सबसे उपयुक्त तापमान होता है 28 से 30 डिग्री तापमान होता है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको आर्द्रता कहते हैं, आर्द्रता 70 से 80% होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम इंक्यूबेशन का काम अंडे का करते हैं तो हमको हैचिंग, जो अंडे की हैचिंग है वो लगभग 85 से 90% होगी। तो अच्छे हैचिंग अगर होगा कीट का तो फिर अगली प्रक्रिया आती है ब्रशिंग का। ब्रशिंग में हमारे यहाँ संस्थान द्वारा रिकमेंडेड है कि आप ब्रशिंग बैग का प्रयोग कर सकते हैं और ब्रशिंग बैग के द्वारा आप उन पौधों पे ले जा करके ब्रशिंग बैग को लगा सकते हैं। और दूसरा विकल्प के तौर पे है कि आप प्रतिदिन के हिसाब से प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन जितनी हैचिंग होती है उसमें आप कोमल पत्तों को पहले एक ट्रे में डाल दें और उस पे कोमल पत्तों पे जब वो कीट पहुंच जाएं उनको ले जाकर उनकी टहनियों को आप चाकी गार्डन में चढ़ा दें। तसर उत्पादक भाई, आप चाकी गार्डन तैयार करें तो उस पर नायलॉन से बने नेट यानी जाल लगाएं। ये पौधे और कीटों को मौसम की प्रतिकूलता से बचाता है। चाकी गार्डन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है किसान भाइयों कि अभी नायलॉन नेट का प्रयोग बहुत ही सुनिश्चित करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब कीड़े छोटे होते हैं तो उसमें हमको पेस्ट और प्रीडेटर्स का कीड़ों को बहुत नुकसान पहुंचता है, जिससे 25 से 30% हानि हो जाती है। तो हमको ये चाकी गार्डन के लिए नायलॉन नेट का प्रयोग बहुत ही ज़रूरी है। इसमें भी एक ध्यान रखना है कि जब नायलॉन नेट में आर्द्रता की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो आप नेट को नीचे से थोड़ा सा उठा दें, क्योंकि नहीं तो कीट को नुकसान होगा। नायलॉन नेट के प्रयोग से क्या होगा कि पेस्ट एंड प्रीडेटर्स उसमें नहीं आएंगे और हमारे कीट को कोई क्षति इससे नहीं पहुंचेगी। साथ ही जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जैसे पत्थर जो होते हैं, हमारा ओलावृष्टि हो जाती है या दूसरे कारण से तापमान बहुत कम हो जाने से, अधिक हो जाने से, उनसे भी हमको कीट को बचाव होता है। किसान भाई, आप इस तरह से उन्नत तसर कीट पालन करेंगे तो निश्चित रूप से पारंपरिक तरीकों की तुलना में ज्यादा बेहतर तसर उत्पादन करने में सफल होंगे। ये वैज्ञानिक विधि है और इससे आप ज्यादा कामयाब होंगे। कैसी रही जानकारी? जी हाँ, जानकारियाँ हमारे पास और भी हैं, लेकिन आपको तो पता है वक्त की कमी है। अगली जानकारी हम आपको अगले अंक में ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा हमेशा वादा रहता है। तब तक फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता लिखिए ताकि आप हमें अपने सुझाव और समस्या लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। और हाँ, आप हमसे ट्विटर और फेसबुक पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।